नमस्कार, न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जोया। दिन शनिवार, तारीख 11 मार्च, स्थान ईडी का दफ्तर, जिसको तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता कभी भुला नहीं सकेंगी। के कविता तेलंगाना की एमएलसी हैं और भारतीय राष्ट्र समिति की नेता। के कविता से 11 मार्च को दिल्ली के ईडी ऑफिस में दिल्ली की शराब नीति के मामले में पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ की गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उनसे उनका फोन मांगा गया, जो कि घर पर था, और उनके सुरक्षाकर्मी फिर घर गए और वहां से लाकर दिया और ईडी ने उसको जब्त किया। मनीष सिसोदिया के मामले में 10 मार्च को ईडी ने कहा था कि साउथ कार्टेल को के कविता ही चला रही थी। वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में थी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर ने कविता की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। तो क्या है ये पूरा मामला और ये साउथ ग्रुप क्या है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बिचौलिए, नेता, राजनीति से जुड़े हुए लोग, इन सब के इर्द गिर्द अब जो है वो छानबीन तफ्तीश शुरू होगी दिल्ली शराब घोटाले की। इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बेहद वरिष्ठ पत्रकार। आज तक में मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने भी उनके साथ काम किया। मेरे वरिष्ठ हैं आलोक जोशी सर। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। नमस्कार, धन्यवाद जोया यहाँ जुड़ने के लिए और बहुत दिनों के बाद साथ बात करने के लिए। बेहद खुशी हो रही है आलोक जी आपसे मिलकर, आपसे बात करके। बहुत बारीकी से आप हर मसले को, हर खबर को देखते हैं, एक बारीक नज़र है आपकी। तो यहीं से शुरुआत करेंगे आलोक सर कि के कविता ईडी के दफ्तर जाने से पहले जहां भी वो मीडिया समूह ग्रुप में, चैनल्स में सामने आई इंटरव्यू के दौरान, तो बेहद कॉन्फिडेंट और काम कंपोज नजर आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो गो एंड फाइट। और ईडी दफ्तर के जाने से पहले भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर उस पर देखें, गौर करें, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। क्या कहेंगे आप? नहीं, वो देखिए, कॉन्फिडेंट होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल स्पष्ट बात जो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने उनसे कहा, केसीआर ने, जो पहले टीआरएस पार्टी चलाते थे, जो बीआरएस हो गई है, तो कि अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो क्या डर है। इसका एक इंटरप्रिटेशन और हो सकता है कि जब आपको जो ट्रैक्स आपने छिपाने हैं वो इतनी अच्छी तरह से छिपाए गए हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं है, आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि किसी भी तरह का कोई भी आपका ट्रेल या सबूत मिलेगा नहीं, तब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि के कविता ने ऐसा कुछ कर रखा है या जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सही है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो कई बार इस बात से भी आता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहां आपकी राजनीति है, क्या उस राजनीति में इस तरह की कार्रवाई से, इन छापों से आपको नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है। अगर राजनीति में इन छापों का फायदा होने जा रहा है तो जाहिर है यहाँ आपको बहुत बोल्ड फेस दिखाना ही होगा। हो सकता है कल को, अब जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, उसमें नहीं कहा जा सकता है कि कल को कौन किसके समर्थन में या विरोध में गवाही देता हुआ आपको मिल जाए। जिस अंदाज में गवाह ढूंढे जा रहे हैं कि सुकेश चंद्रशेखर जैसा ख्यातनाम व्यक्ति आता है और वो दिल्ली सरकार पर आरोप लगाता है, और भारत सरकार से जुड़े हुए और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग उसका हवाला देकर बार बार बयान देते हैं कि देखिए उसने भी कह दिया। तो ऐसे में किसके खिलाफ कौन सी गवाही आ जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये इस बात का एक तरह से परिचायक है कि उन्हें लगता है कि कोई एजेंसी को उनके खिलाफ कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आपके पास कुछ है नहीं छिपाने को, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं। आलोक जी, 9 घंटे लंबी पूछताछ चली, इसका दायरा क्या रहा होगा? और अभी 16 मार्च को दोबारा से बुलाया गया है, फोन भी उनका जब्त कर लिया गया, जमा करवा लिया गया है। देखिए, एक जो उन पर इल्जाम लग रहा है वो ये है कि इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी है, उसमें उनकी 65% हिस्सेदारी है। ये इंडो स्पिरिट वो कंपनी है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार पे इल्जाम लग रहा है कि उसने इसको एक तरह से कर्टलाइज करने की या दिल्ली के शराब कारोबार पे कब्जा करने की छूट दी। और अब जो इसमें आरोप लग रहा है के कविता पर, और वो यहाँ पर एक गवाह है, ये ध्यान दीजिएगा कि हैदराबाद बेस्ड एक बिजनेसमैन है, अरुण रामचंद्रन पिल्लई।
हाँ, जिनको ईडी ने पहले गिरफ्तार कर रखा है, और उनके हवाले से बयान आता है कि के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच में एक सौदा था, जिसके हिसाब से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, और उस रास्ते से के कविता को दिल्ली के शराब कारोबार में जगह दी गई, रास्ता दिया गया। तो अब कहते हैं कि ईडी के कविता और अरुण रामचंद्रन पिल्लई को आमने सामने कराना चाहती है, और ऐसे में विजय नायर नाम के एक और सज्जन हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े मतलब उनका संबंध है, व्यापारी हैं वैसे, लेकिन उन पर भी यह इल्जाम है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और इस जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता है, इस साउथ ग्रुप के बीच में तार का काम किया है, और के कविता को उस साउथ ग्रुप का एक हिस्सा या एक अंग माना जाता है, एक सदस्य माना जाता है। तो ये ईडी 9 घंटे ये पूछताछ क्यों कर रही है, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इंडोस्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो तो 2 डायरेक्टर्स लिस्टेड हैं सामने, महेंद्र परिवार के 2 लोग हैं, वो नाम आपको मिल जाते हैं अगर आप कंपनी के डेटाबेस रखने वाली साइट्स पे जाएं, तो वहाँ वो 2, एक गीतिका महेंद्र और समीर महेंद्र, ये 2 नाम आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर। लेकिन हमारे लिए ये शायद मुश्किल हो, थोड़ा हम ज्यादा डीप में जाएं तो मिलेगा कि कितने शेयर किसके पास हैं। ईडी को तो 1 मिनट का काम है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपको आसानी से ये जानकारी मिल सकती है कि इस कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं और वो कितने शेयर उनके पास हैं। अब अगर के कविता के पास बेनामी शेयर हैं, जो इल्जाम आपका लग रहा है कि ये, इस हिसाब से 9 घंटे की पूछताछ का अर्थ ये होता है, सीधा तरीका ये है कि मतलब सीधा अर्थ ये है कि आपके पास बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि अगर एजेंसी के पास सबूत होते हैं और पक्का कुछ करने को होता है तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, मुकदमा कायम करते हैं और रिमांड मांगते हैं। ये जो पूछताछ हो रही है, और ये मैंने पिछले कई दिनों में और कुछ लोगों ने जिनसे पूछताछ हुई है उनसे मेरी बात हुई है अतीत में, इधर हाल के किस्सों में नहीं, उनका कहना है कि कई बार एजेंसी सुबह से शाम तक बैठा के रखती है, कुछ नहीं पूछती है। वो आपको मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट में कहा था कि एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है कि सुबह से रात तक एक ही सवाल की एक तरह की ये टैक्टिक्स है जिसका इस्तेमाल किया है, ये हथियार है कि आदमी को इतना परेशान करो कि वो थक हार के या तो कुछ बोल दे या तो अपना कोई, जो हम बार बार उससे फिर बीच बीच में जाके पूछते हैं कि उनसे आपका क्या रिश्ता, इनसे आपका क्या रिश्ता, एक ही सवाल 25 बार पूछा जाता है कि इन सवालों के जवाब जब अलग अलग समय पे आदमी दे रहा है तो एक ही देता है या उनमें कोई इनकंसिस्टेंसी है। अब ये जो गवाही का विज्ञान है, अपराध विज्ञान के जो जानकार हैं वो कहते हैं जब कई बार पूरी गवाही बहुत कंसिस्टेंट हो, उसमें कोई गड्ढा छेद ना हो, हर बार बिल्कुल एक सी बात आए, तब भी शक बढ़ जाता है। गलत हो तो क्या कहने हैं कि 2 बार अलग अलग बात कह दी, आपसे कहा था आप सच नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब बिल्कुल ऐसा पक्का सच हो कि साहब एक एक मिनट सेकंड का हिसाब पक्का आप रखते हो, तब भी एजेंसी कहती है कि ये शक पैदा करता है। इसका मतलब आदमी बहुत अच्छी तरह से प्रेप होके आया है, उसने अपने को बहुत अच्छी, जैसे ये फिल्म आपने अगर हाल में देखी हो दृश्यम और अजय देवगन की, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें ये वो पूरे परिवार को किस तरह से प्रेप कर देते हैं अपने, रटा देता है बिल्कुल, आपकी अगर गवाही हो तो क्या जवाब देना है और कुछ भी परिस्थिति में आपको अपनी गवाही से पलटना नहीं है। तो एजेंसीज को ये भी उनका मानना है कि ऐसे में भी शक पैदा होता है, लेकिन लंबे समय पे आमतौर पे वो एक हैरेसमेंट का एक तरीका है परेशान करने का, जिससे कि वो परेशान होके कई बार अपना नहीं तो दूसरे का नाम ले दें। के कविता अगर ये कह दें कि नहीं मेरी क्या हुआ है, इसमें तो केजरीवाल जी ने मुझे कहा था, तो एजेंसी का काम हो गया, वो एजेंडा पूरा हो गया। और इस बात में बहुत कोई शक शुबा या दुराव छिपाव की बात अब नहीं रह गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, बाकायदा औपचारिक उन्होंने भाषण में कहा कि ईडी जो है विपक्ष को एक करने का काम कर रही है। इसका अर्थ है कि ईडी जो है वो सरकार उसका इस्तेमाल इस अंदाज में कर रही है कि वो विपक्ष को या तो एक कर दे या विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को बीजेपी के साथ कर दे, कुछ को बीजेपी के खिलाफ एक कर दे। तो इसलिए ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बात अब पर्देदारी में नहीं रह गई है, इस्तेमाल पहले भी होता था इन एजेंसीज का, लेकिन तब थोड़ा पर्दा था, अब बहुत खुलेआम ये हो रहा है। तो ऐसे में के कविता का जो और केसीआर और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और एक तरह का मोर्चा बनाने की मुद्रा में लगातार दिख रहे हैं,
उससे भी ये शक पैदा होता है कि वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा केसीआर पे भी निशाना हो सकता है कि आप दबाव में लाया जाए, किसी तरह की विपक्षी एकता की जो कोशिशें हो रही हैं उनको, उनसे भी आप अलग रहें, ये भी एक दबाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को फंसा दें, आपने खुद के गुनाह कबूल कर लें। वो ये है कि ठीक है, आपकी यहाँ गवाही हो गई, आपकी ये, तो ये एक तरह का प्रेशर बनाने का अभियान तो दिखाई पड़ रहा है। कितनी सच्चाई है, क्योंकि थोड़ा सा विचित्र बात लगती है कि दिल्ली का की शराब, दिल्ली का ठेका, वहां जिसको कमाना है, खाना है, बांटेगा, खाएगा, वो उसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन ऐसे में कार्टेल तेलंगाना से क्यों आ रहा है? ये जो तार जोड़ना, भाई कांग्रेस पार्टी के 3 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, तो वहां एक मुख्यमंत्री जी दूसरे मुख्यमंत्री जी को फोन कर दें कि भाई ऐसा अपना एक आदमी है, इसका बिजनेस वहां भी फैलाना है, तो समझ में आता है। 2 अलग अलग पार्टियां जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह से कैसे जुड़ जाती हैं, एक साउथ कार्टेल। फिर क्या वो विजय नायर बहुत बड़े, इसका मतलब की फंक्शनरी और बहुत बड़ा ऑपरेटर है कि जिसके चलाए दोनों तरफ की सरकारें चल रही हैं। तो ये अपने आप में एक तरह का जांच का ही नहीं, ये बहुत बड़ी जिज्ञासा का विषय है। आलोक जी, ये जो अरुण पिल्ले है, इसके बारे में ये है कि यू टर्न मार लिया है, मतलब ये इसने बोला है कि के कविता के खिलाफ जो बयान दिया है वो वापस लेना चाहता है। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस संबंध में अर्जी भी दी है कि कोर्ट ने पिल्ले की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, इसी पर कि वो अपने बयान वापस लेना चाहता है। देखिए, जो मुकदमों में गवाहों के पलटने के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं कि वो जिस वक्त उनका इंट्रोगेशन हो रहा होता है, उस वक्त वो कोई गवाही दे देते हैं, फिर जब उनको अदालत वो पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी गवाहियां बदल जाती हैं। कई बार उनको जिस वक्त गवाही दे रहे हैं तब शायद समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या होने जा रहा है, बाद में समझ में आता है। और इस वक्त वो ईडी की कस्टडी में अगर है तो ईडी के दबाव में है, लेकिन शायद अंदर से उसके दिमाग में आ रहा हो सकता है उसको कोई संदेश पहुंचा हो कि भाई आज तो ईडी के प्रेशर में बयान दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम धंधा तो तेलंगाना में चलता है ना, तुमको हैदराबाद में रहना है कि नहीं रहना है। तो अब उसे लग रहा हो कि अच्छा मैंने कह दिया, फिर मैं पलट जाऊं। ये भी हो सकता है कि उसका पूरा बयान दबाव में दिया गया बयान है और अब वो उसको लग रहा है कि अब मैं इस बयान को वापस ले सकता हूँ। तो ये फिर दिखाता है कि ये किस्सा बहुत उतना साफ नहीं है जितना ईडी इसको पेश करने की कोशिश कर रही है कि अरुण पिल्लई ने बयान दिया इसके आधार पे। इसका मतलब ईडी का केस थोड़ा कमजोर बुनियाद पे खड़ा है, क्योंकि कागज होते हैं उनके पास और दस्तावेजी सबूत होते, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है के कविता के लिए भी और केसीआर के लिए भी, वो आसान काम नहीं रह जाता। लेकिन ये लंबी पूछताछ ये दिखाती है आमतौर पर कि फिर इनके पास सबूत नहीं है। पिछले मामलों में अभी बीबीसी पे जो रेड हुई थी, आप याद करिए कि वो लंबी 3 दिन तक वो वहां जांच पड़ताल चली और फिर बड़ा सब्सटेंशियल सबूत मिले हैं, कहाँ है अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं जी। तो इसलिए एजेंसी एक बार हवा खड़ा करती है, ये माहौल बना देती है, जो आजकल ज्यादा हो रहा है। पहले भी इस तरह की रेड वेड होती थी तो कोई पता नहीं चलता था, उसके बाद बयान नहीं दिया जाता था। अगर कुछ एक्शनेबल जानकारी उनको मिलती थी, यानी सबूत मिलते थे, सुराग मिलते थे, तो वो आगे एक्ट करते थे, यानी मुकदमा करते थे, गिरफ्तारी करते थे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो चुपचाप रहते थे, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता था। इस बार क्या हो रहा है, पहले बयान हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा अलग अलग जगह छापे पड़ रहे हैं देश में, लेकिन सबके तार जुड़े हुए दिख रहे हैं। हाँ, आलोक जी, इंडिया टुडे को के कविता ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा है कि सेक्शन 50 एक ब्लैक होल है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब इस पे देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेक्शन 50 एक ब्लैक होल है या आप संविधान की अलग अलग धाराओं को लेके बात करें तो वो डिबेट का विषय है। और वो परिस्थिति के हिसाब से आज आपको ब्लैक होल दिख रहा है, कल आप वहीं बैठ जाएं या उस केंद्र सरकार के सहयोगी दल की भूमिका में आए तो कहीं और इसी चीज का इस्तेमाल होगा तो आप कहेंगे नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है साहब, ये तो उत्तरदायित्व का सवाल है। इसलिए मेरा ख्याल है उस पर इस वक्त इस बात का कोई बहुत अर्थ नहीं है जी। अब टीआरएस से बीआरएस बनना मतलब राज्य की राजनीति पॉलिटिक्स से बढ़कर आगे एक अपने आप को नेशनल लेवल पर एग्जिबिट करना, एक्सपोज करना, आपको लग रहा है कि क्या तार उससे भी जुड़ते हैं कि ठीक है राज्य में ही महदूद रहो, एक नेशनल लेवल पर आने की मत सोचो? साल के अंत में जो है विधानसभा चुनाव होने और उसके बाद फिर 2024 में लोकसभा चुनाव, तो आपको लगता है कि ये सारा सब जो एक स्ट्रैटेजी है ये
उस तक पहुंच रही है? नहीं, उस तक तो ये यकीनन पहुंच रही है। जो चुनाव हैं विधानसभा और राज्यसभा के, वहां तक पहुंच रही है। जी। इसमें तो कोई विधानसभा और ये और कैसा लोकसभा असर डालेगी के उस तक कविता के देखिए, पॉलिटिकल एम्बिशन पर? मुझे इसीलिए लगता है, जो मैंने पहले कहा था कि केसीआर को और के कविता को इस बात पे यकीन होना चाहिए, अगर उनकी जमीन मजबूत है, कि इस एक्शन का, इस कार्रवाई का उनको राजनीतिक नुकसान नहीं, लाभ होगा। अगर ईडी के पास पक्के पुख्ता सबूत नहीं निकलते हैं तो। जी। अगर ईडी पक्का केस बना लेती है तो हो सकता है नुकसान होने लगे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से देखिए तो गणित यूं होगी कि सब विधानसभा में भले ये जो कर लें, लोकसभा के चुनाव में ये हमारी तरफ हमको असर न पड़े इसका। और केसीआर जो, जैसे उन्होंने टीआरएस को बीआरएस बनाया, तृणमूल कांग्रेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर भी चल रही है। और आम आदमी पार्टी की एक खास चीज है, उसके कैरेक्टर में एक खास चीज है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बावजूद वो एक क्षेत्रीय पार्टी का उसका कोई उसकी छवि नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है कि लोग उसको एक रीजनल पार्टी के तौर पे जाने। तो उसके अंदर कैरेक्टर में वो ऑल इंडिया पार्टी है, उसका कैरेक्टर कुछ मुद्दों पर खड़ा हुआ कैरेक्टर है, इसलिए उससे भी इन्हें चिंता है। और टीआरएस जैसी पार्टी अब भारतीय राष्ट्र समिति नाम से वो कहां पहुंचाएंगे समझ में नहीं, क्योंकि टीआरएस तो समझ में आता था, तेलंगाना राज्य बनाने की मांग थी तो टीआरएस समझ में आता था। अब भारत तो सिर्फ अपना एक्सपेंशन आपको दिख रहा है, और जाहिर है कोई भी पार्टी जो अपने को एक्सपैंड करने की सोच रही है, उससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी और दूसरी पार्टियां भी वो बहुत कंफर्टेबल या खुश नहीं होंगी। वो सभी चाहते हैं कि हम तो अखिल भारतीय नेता बन जाएं, लेकिन दूसरे लोग छोटे छोटे अपने राज्यों में अपने राज्य के नेता बन के रह जाएं। तो ये 2024 और उससे पहले के विधानसभा चुनाव, इन दोनों के साथ इस एक्शन का तार जुड़ा हुआ बिल्कुल साफ है। एजेंसीज आजकल ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं जिसका पॉलिटिक्स से संबंध न हो। इसका बिल्कुल सबसे बड़ा उदाहरण सामने है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इतना गंभीर मामला हुआ, देश भर में नहीं दुनिया भर में हल्ला मचा, और किसी ने, सीबीआई ने, ईडी ने, सेबी ने, किसी ने कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं दिखाई पड़ा। और अब तो उन्हें बहाना मिल गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, सेबी को जांच के लिए कह दिया है, तो 2 महीने बाद देखेंगे जांच में क्या निकलता है। वरना एजेंसीज के डोमेन में था, एजेंसीज को एक्ट करना चाहिए था जैसे ही पहली सूचना मिली थी, लेकिन एक हरकत नहीं दिखाई पड़ी। इसका अर्थ है कि एजेंसी अपना जो काम उसको करना है, जो सीधा उसका मैंडेट है, वो करने के बजाय वो किसी और दिशा से चल रही हैं, कहीं और से रिमोट कंट्रोल मतलब गाइड हो रही हैं। और वो गाइडलाइन जो दिख रही हैं, साफ साफ उनके तार चुनावों से, सरकारों के बनने से और सरकारों के गिरने से जुड़े हुए। एक दिन पहले ईडी के दफ्तर जाने से एक दिन पहले विमेन रिजर्वेशन बिल पर के कविता जो हैं वो आवाज़ उठाती हैं, भूख हड़ताल होती है और कुछ विपक्षी दल भी उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? ध्यान हटाना था या विपक्षी एकता को दिखाना था कि नहीं ठीक है, वी आर टुगेदर? नहीं, मुझे लगता है दोनों था, कि विपक्षी एकता को दिखाना भी था और ये ध्यान हटाना भी था। और मेरा ख्याल है महिला आरक्षण एक ऐसा मसला है जो बहुत ही गंभीर मसला है, और जिस पर लगातार आप कभी भी किसी भी तरफ से खड़े हो जाएं तो ये भारत की पूरी राजनीति को एक तरह से एक्सपोज कर देता है। क्योंकि क्या चीज है जो रोकती है महिला आरक्षण को लागू करने से? लेकिन जब भी महिला आरक्षण का सवाल उठा है, तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय और तमाम इस तरह की बातें करती हैं, वो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारे, सभी जो जिनको आप प्रतिक्रियावादी कहिए या संरक्षणवादी कहिए, वो सब तो हैं ही, लेकिन जो समाज को बदलने की बात करते हैं, वो लोग भी इस बिल का उस शिद्दत से साथ नहीं देते हैं, समर्थन नहीं करते हैं जिस शिद्दत से उन्हें देना चाहिए या करना चाहिए। तो ये सवाल उन्होंने एकदम जायज उठाया हुआ है। अगर वो इस मसले को आगे बढ़ाती हैं और लोग उनके साथ आते हैं, तो मेरा ख्याल है बड़ी बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगी। लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य से इसको पढ़ा ऐसे ही जाएगा कि वो अपनी मुसीबतों से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया। आलोक जी, ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि गिरफ्तारी का भी डर हो सकता है के कविता को, और इसीलिए केसीआर ने अपने बेटे को और एक वकीलों के जत्थे को पूरा दिल्ली में स्टेशन किया हुआ है। आपको क्या लगता है 16 मार्च को अगर हम ठीक है एक आइडिया लें कि क्या हो सकता है, और क्या इसका असर मनीष सिसोदिया की अभी सुनवाई होनी है 21 तारीख को, तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा उसमें? नहीं, देखिए ये तो अब भविष्यवाणी करने वाली बात हो जाएगी। एजेंसी तो कोशिश करेगी, क्योंकि
अब लेकिन ये एजेंसी को तय नहीं करना है, ये दोनों फैसले कहीं और से होते हैं कि क्या आप केसीआर की बेटी को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाएंगे इस वक्त, क्या आप ये जिसको कहते हैं ये बयाना मोल लेना चाहेंगे कि हम केसीआर की बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं, और तेलंगाना में उसके बाद जो होगा, अगर आपके पास पक्के सबूत नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इससे बहुत से लोगों का कहना है कि सीबीआई के पास केस है, और अब तो ईडी भी उस किस्से में आ गई है, लेकिन ये दोनों केस जुड़ पाएंगे, इनको जिस अंदाज में जुड़ना चाहिए, और अगर ये जोड़कर इन दो पार्टियों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई केंद्र सरकारी एजेंसियां या भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये बहुत सारे मैसेजेस भी देगी अक्रॉस इंडिया, जिसमें अभी लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जो मुकदमे खुले हैं, तो क्या संदेश क्या जा रहा है कि हम विपक्ष के तमाम नेताओं की फाइलें खोलेंगे, जहां जहां जो भी कमी है वो मिलेगी और हम उसको छोड़ेंगे। क्या ये संदेश दे रहे हैं? इससे एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो बहुत खुश हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हर आदमी, बहुत से लोग नाराज हैं, दुखी हैं, लेकिन बहुत से लोग खुश हैं। उनका कहना है भाई मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब देखिए वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई 9 साल क्यों लग गए वादा पूरा करने में, चुनाव के ठीक पहले ये वादे क्यों याद आ रहे हैं, और अलग अलग मामलों में ये मसला इसी समय क्यों खुल रहा है। दिल्ली शराब कांड जहां तक सवाल है, तो उसमें अगर दिल्ली शराब कांड में आपको दिल्ली की सरकार की पूरी भूमिका दिख रही है, तो उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कहाँ है? ये पॉलिसी उनके सिग्नेचर से आगे बढ़ी है और तमाम चीजों पे उन्होंने रोक लगाई थी, ये नहीं रुकी। और अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, तो आपने अभी तक ईडी ने, सीबीआई ने, किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं दिया? तो प्रश्न ये है कि क्या आप वास्तव में बेईमानी के खिलाफ ईमानदारी की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप बेईमानी के हथियार को इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हैं कि भाई बेईमान हो तो इधर आ जाओ, और अगर उधर रहोगे तो तुम्हें बेईमानी नहीं करने देंगे। ये संदेश अगर जा रहा है तो फिर ये गंभीर है, और ये बहुत इसके घातक नतीजे होंगे। ये जनता की समझ में आता है कि नहीं आता है कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर आज नहीं, बहुत सारे लोग आज भी समझते हैं सामान्य भाव में, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो इधर आ जाएगा तो धुला मान लिया जाएगा। तो ये चिंता की बात है। इसका अर्थ है कि राजनीति के साथ हर चीज जुड़ी हुई है, और सारा कुछ अंततः इस बात पर निर्भर है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। इसी से तय होगा कि आप अपराधी हैं या बेगुनाह। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने इस चर्चा में हमारा साथ दिया, एक्सपर्ट राय दी। आगे भी आपसे हम इसी तरह से कनेक्ट होते रहेंगे और खबरों को बारीकियों से अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो 16 मार्च का दिन है जब के कविता के लिए एक अहम फैसला, अहम दिन, अहम घड़ी, लेकिन इसके साथ ही उन तमाम लोगों की नजरें 16 मार्च पर टिकी होंगी जो दिल्ली के शराब कांड के तार में फंसे हैं, या कह लीजिए उनका चेहरा देखने को, दिखाई देने को रहेगा। इस नज़र पर हमारी खबर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।